नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज अब हल करते हैं कक्षा 10 की गणित का मॉडल पेपर 2022 और ये सेट दूसरा होगा AW। ठीक है, इसके पहले जो हमने अभी पूरा कंप्लीट किया है वो था सेट 1 AV, तो उसको कंप्लीट कर दिया। वो भी देखना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के भी वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके बारे में भी कोई कमेंट हो तो अपना कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ये हम कह रहे हैं आपसे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। देखो, सभी खंड कीजिए, यानी प्रश्न पहला है सभी खंड कीजिए, और पहला प्रश्न एक एक अंक का होता है और सभी के सभी सवाल बहुविकल्पी होते हैं। प्रत्येक सवाल में 4 विकल्प दिए होते हैं, उसका आंसर हमें देना होता है। तो इसको करने के लिए या तो आप डायरेक्टली समय बचाने के लिए सीधे डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि नहीं आ रहा है तो हल करके भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम तो यहाँ पर आपको जब सॉल्यूशन बता रहे हैं तो पूरा का पूरा हल करके ही बताएंगे। इसमें कोई डायरेक्टली टिक करने वाला हमारे पास वो नहीं रहेगा। हम एक एक प्रश्न आपको हल करके ही दिखाएंगे। तो चलिए हल करते हैं सवाल नंबर पहला। तो देखते हैं भाई पहला सवाल क्या कहता है। कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हमें मान लो जैसे अभाज्य गुणनखंड नहीं पता तो हम क्या लिखेंगे, 156 को क्या करते हैं, 2 से काटते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2, तो 2 से काटते हैं। तो 2 सत्ते 14 और एक बचा इधर तो हो गए 16, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 तियाँ 6 और एक बचा तो 18 हो गया, तो 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगी, ये कटेगी 3 से, तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब ये 13 से कटेगा 13। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 156 बराबर कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 2 को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। अब ये देख सकते हैं ये किस विकल्प में दिए हैं, ये विकल्प सेकंड है। तो यानी हम यहीं पर लिख सकते हैं विकल्प, हम देखो हल करके बता रहे सेकंड क्या है, यही आंसर हो जाएगा। ये जो है ये आंसर हो गया। ठीक, तो अब इसका अगला नंबर, अब अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। हमसे थीटा का मान पूछा है, तो हमें क्या दे रखे हैं, सेक थीटा बराबर 2। तो हमें मान लो सेक थीटा बराबर 2 नहीं पता एग्जैक्टली, तो क्या करते हैं, इसको हम कास्ट में तो बदल सकते हैं। सेक थीटा बराबर होता है 1 कास थीटा बराबर 2, तो बटे 1 होगा, थीटा गुणा करा लो, तो इसका इधर करा देते हैं, है ना। 2 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ से 2 को इधर ले आते हैं, कास को इधर भेजते हैं, तो ये देखो भाई इधर जाएगा, है ना, कास का 2 में, तो ये कास थीटा बराबर, या हम 2 कास थीटा बराबर 1 आएगा, थीटा गुणा इसका इधर, तो यहाँ से कास थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कास थीटा बराबर 1/2। अब कास 60 का तो मान कास का मान तो पता होगा कि 1/2 किस में होता है, तो ये होता है कास थीटा बराबर कास, ये 1/2 कास में किसका मान होता है, कास 60 का, तो कास 60 हमने रख दिया। तो यहाँ से कास से कास कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 अंश। और आंसर में देख लेते हैं 60 दिए हैं क्या, हाँ थर्ड नंबर। तो ये हम लिख सकते हैं विकल्प थर्ड। ठीक, 60 अंश, यही इसका आंसर हो गया। तो अब अगला नंबर, तो ये अगला नंबर जो सवाल है वो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान हमें ज्ञात करना है। तो m का मान निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज़ ध्यान, क्या कहा, मूल बराबर है, यानी जो मूल बराबर हो चाहे असमान हो समान हो, इस तरीके का जब भी कहे तो हमें a b c के मान ज़रूर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे a बराबर 3। a बराबर क्या लिखा जाता है, यानी जो x² का गुणक तो वो a बराबर होता है, इधर से b बराबर -12 और c बराबर m। ठीक, अब देखो ये हमने मान निकालिए। तो अब चूंकि मूल बराबर है,
मूल बराबर हैं। ठीक, इसलिए जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन होती है विविध कर। विविध कर, विविध कर को डी से प्रदर्शित किया जाए, कैपिटल डी से, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर 0। यानी विविध का जो होगा वो 0 के बराबर आएगा। तो इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यू। ठीक, तो बी का मान कितना है -12, तो -12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 3, तो 3 इंटू सी का मान है m और बराबर किसके है 0 के। तो 12 का वर्ग कितना होता है 144 माइनस चाहते हैं 12m बराबर 0। तो 12m को इधर भेज दो, तो यानी 144 यहीं रहेगा, तो 144 बराबर 12m। तो m बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, m बराबर सीधा करके लिखे ले रहे हैं, m बराबर आ जाएगा 144 बटे 12, 12 से काट दो, 12 12 हम 144, यानी जो m की वैल्यू आई वो आ गई 12, और यही 12 जो है ना हो गया आंसर। तो आशा है ये सवाल समझ में अच्छे से आया होगा। अब जो अगला सवाल है वो क्या कह रहा है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a उसके शीर्ष 2a है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो एक त्रिभुज है ABC, तो हम क्या करते हैं त्रिभुज बना लेते हैं, और ये समबाहु त्रिभुज है, नाम दे दो ABC समबाहु त्रिभुज। ये ठीक, ये 2a हो गई, प्रत्येक भुजा कितनी है 2a, ये यहाँ से यहाँ तक की 2a, ये 2a। हम देखो एक एक सवाल हल करके दिखा रहे हैं, 2a, ठीक है, ये 2a हो गई। अब हमसे कहा प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। शीर्ष लंब का मतलब है जो किसी भी शीर्ष से साम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक, तो ये हो गए शीर्ष लंब। अब जैसे इसको हम नाम दे देते हैं ABC, इसको D कह देते हैं, E इसको F कह दिया है ना। तो अब देखो एक चीज़, शीर्ष लंब हो गया। अब शीर्ष लंब समबाहु त्रिभुज का जो होता है वो उस त्रिभुज की माध्यिका ही होती है, ये बात याद रखिए भाई, है ना। तो ये बात हम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, क्योंकि प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब उसकी माध्यिका के बराबर होता है। जब माध्यिका के बराबर होता है तो ये एक बात क्या होगी, AD बराबर B बराबर CF, ये किसके बराबर होगा। अब हम जैसे ये देखो, यानी बराबर होगा, किसके बराबर कर दिया भाई, खैर जो लिखा है उसका लिखा रहने दो। अब देखो जब ये भुजा है तो A ये हो जाएगी कितनी, और A ये भी हो जाएगी, क्योंकि पूरी 2a है तो माध्यिका के बराबर होता है ना, ये तो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। ठीक, ये भी A रहेगा, और ये वाला भी A हो जाएगा। एक चीज़ ये समझ लो। ठीक, अब त्रिभुज का प्रत्येक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब उसकी माध्यिका के बराबर, तो इसलिए ये हुआ। तो अब कंडीशन क्या होगी, अब ये तीनों समबाहु त्रिभुज है, तो प्रत्येक समबाहु त्रिभुज से जो माध्यिका होगी यानी शीर्ष लंब की लंबाइयाँ क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक, तो ये हमने बराबर मान लिया। तो और चाहो तो किसी के बराबर तुम मान सकते हो, ना मानो तो कोई बात नहीं, हमने मान लिया कि बराबर है। तो एक त्रिभुज कोई भी ले सकते हैं। अब इसलिए त्रिभुज हम ये चलो लिए ले रहे ABD में, ABD में क्या करते हैं, देखो ये लंब और ये आधार और ये कर्ण, तीनों भुजाएं पता है, तो इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना, बराबर
लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। तो कर्ण कितना है भाई, कर्ण देखो पूरा का पूरा 2a है, तो 2a का होल स्क्वायर बराबर, लंब क्या है AD है, तो AD स्क्वायर, ठीक। और प्लस आधार क्या है, आधार देखो BD यानी 2a केवल a है, तो a स्क्वायर। अब 2a का कितना वर्ग होगा 4, तो 4a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो गया। अब a को इधर ले आओ, तो ये देखो 4a स्क्वायर माइनस केवल ये a स्क्वायर बराबर इधर से AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 3a स्क्वायर, 3 में 1 घट गया a स्क्वायर। अब AD स्क्वायर बराबर इसका वर्गमूल ले लो, तो AD बराबर वर्गमूल ले देते हैं, तो a स्क्वायर का तो a आ जाएगा और 3 का √3। अब तो यहीं कह सकते हैं अतः तो यहीं से कह सकते हैं प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर a√3, और माप में तो कुछ दिए नहीं है, ये विकल्प तीसरा दे रखे हैं, ठीक है। तो यहीं हम लिख सकते हैं विकल्प थर्ड a√3, और यही हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का अंगा। 1 का अंगा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले 1 से 10 तक की हम समांतर जो धनात्मक सम संख्या है उनको लिखेंगे। तो लिख लो, यहाँ पर सम संख्याओं की बात की है नहीं, है ना, तो लिखेंगे 1 से 10 तक की, ये पहली संख्या जो सम होगी लिख लो, 1 से 10 तक की सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, पहली सम संख्या 2, ठीक, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ठीक। और यहाँ कहाँ है 10 तक की, तो हम 10 को भी लिख लेते हैं, तो ये होगी। तो ये संख्याएं हमने लिख ली, ठीक। अब लिखने के बाद तो क्या कहा है, सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, विकल्प दिए हैं, तो यानी समांतर माध्य का लगा देते हैं सूत्र। तो समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो रख दो, पदों का योग कितना है 2 + 4 + 6 + 8 + का 10 बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 डिवाइड कर दो। अब देखो 2 4 6 6 12 8 20 10 30, 30 बटे 5, 5 कम 5, 5 का 30, ये कितना होगा 6, यानी 6 हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं 6 विकल्प कहीं दिए हैं, जी हाँ, ये थर्ड विकल्प दिए हैं, तो लिख सकते हैं विकल्प थर्ड, ठीक है। कितना है 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब अगला नंबर, अब देखिए अगला जो सवाल है अंगा नंबर, वो क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान होगा, यानी y का मान हमसे पूछा है। तो देखो दो बिंदु हो गए, ये P और Q, इनके बीच की दूरी दे दी 10, तो बीच की दूरी ही हमें ज्ञात करना है, कुल मिलाकर दूरी का सूत्र ही लगाना है, ठीक है। तो चलो हल करते हैं इस सवाल को। तो हल करने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दो है इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इस तरीके से मान लेंगे। जब मान लिया तो अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का लगा दो सूत्र, दो बिंदुओं
के बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो सूत्र जब होता है तो हम क्या करेंगे, यही मान रख देते हैं। देखो x2 है, x2 का मान कितना है 10, तो 10 माइनस x1 कितना है 2 प्लस y2 का मान कितना है y माइनस y1 का मान कितना है 3, तो 3 ये माइनस का ये जुड़ करके हो जाएगा प्लस का 3 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब आगे स्क्रॉल कर लेते हैं। अब देखो इसका होल स्क्वायर करो, 10 में 2 गए 8 बचे, तो 8 का स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। अच्छा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें दे रखे हैं 10, तो यहाँ हम ये तो सूत्र का यहाँ 10 बराबर रख सकते हैं 8 और इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 2ab होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी तो 2 सूत्र वाले और 3 ये 6 वाई हो जाएगा। अब होल स्क्वायर ओपन है तो इसको दोनों पक्षों का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो हम लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलो वर्ग करते हैं, तो 10 का वर्ग 100। ठीक, दोनों पक्षों का कर रहे हैं वर्ग, तो इधर का भी और इधर का भी, तो इधर तो सिंपल सा काम है कि वर्गमूल हट जाएगा, तो वर्गमूल हट जाएगा। ठीक है, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64 प्लस ये वाई स्क्वायर और प्लस इधर से ये 9 और प्लस का 6 वाई। अब देखो, तो अब हमें बनाना है समीकरण, 100 को इधर ले आओ उठा करके, तो इधर सबसे पहले हम क्रम से लिखते हैं वाई स्क्वायर को, वाई स्क्वायर प्लस के ये 6 वाई प्लस के 6 वाई। अब देखो 64 6 9 कितना होगा, ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं तो ये होंगे 73। ठीक, ठीक है, तो ये 73 होगा, तो 100 को इधर रखें कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करें, 100 को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 6 वाई, 100 को इधर लाओ तो ये आ जाएगा, देखो 100 इधर आएगा तो 73 में 100 घटा दो तो बचेगा कितना 27, वो भी माइनस का, तो माइनस के 27 बराबर 0 रख सकते हैं। ये बन गया समीकरण। अब ये समीकरण कह रहा है कि 27 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाएं तो 6 आए, घटाने पर 6 आने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण को इधर भी लिखे ले रहे हैं, तो बराबर है ना, इम्प्लाइज लगा करके ये वाई स्क्वायर प्लस के 6 वाई माइनस के 27 बराबर 0, यही तो समीकरण था। जी हाँ, समीकरण यही बना था, ये देखिए ये है ना, यही समीकरण था। तो इसको कर रहे हैं हल, घटाने पर 27 आ जाए तो हम 9 3 27 समीकरण फैक्टर बन गए, तो वाई स्क्वायर प्लस के 9 वाई माइनस के नहीं 3 वाई, 9 3 27 3 वाई और माइनस के 27 बराबर 0। इतने से 9 कामन नहीं वाई कामन ले लो तो अंदर बचेगा वाई प्लस का 9, इधर से माइनस 3 कामन लेगा, देखो 3 क्यों 3 का भाग दोनों में चला जाएगा तो 3 कामन, तो अंदर बचेगा वाई। अब चिन्ह यहाँ प्लस है तो प्लस यहाँ भी रहेगा, तो 3 का भाग दो 27 में तो 9 आ जाएगा तो 9, और माइनस तो कामन आ गया तो अंदर हो जाएगा प्लस बराबर 0। तो जो हमारा ब्रैकेट बना वाई प्लस का 9 और एक में वाई माइनस का 3 बराबर 0। अब करते हैं यदि, ये देखो वो यदि में x प्लस नहीं वाई प्लस 9 बराबर 0, ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 9, और एक बार इसको लेते हैं, यदि y माइनस 3 बराबर 0 इसको ले रहे हैं तो यहाँ से y बराबर कितना आएगा 3। अब देखो भाई ये ऑप्शन कहीं दिए हैं, ये ऑप्शन हमें दे रखा है -9,3 यानी y की, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः विकल्प कौन सा सही है, विकल्प सेकंड
कौन सा है, -9,3, ठीक, -9,3, तो यही आंसर हो जाएगा। अब एक बात समझो, ये इतनी जगह बची, तो यहाँ से हम अगला प्रश्न शुरू ना करके अगले पृष्ठ से करेंगे जा करके, तो ये भी विशेष ध्यान रखना होता है। अब हल करते हैं प्रश्न संख्या 2, यानी 2 में भी क्या कह रहा है, सभी खंड कीजिए, और ये इसका भी प्रत्येक सवाल 1 अंक का होगा, ठीक है। तो चलो हल करते हैं। दूसरा सवाल करें, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + 12 2m बराबर 0 के मूल बराबर है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो जो हमें समीकरण दिए हैं 3, पहले यही हम लिखेंगे समीकरण 3x² प्लस, नहीं माइनस है भाई, ठीक है, 12x प्लस का 2m बराबर 0, इसके क्या है, मूल बराबर। जब मूल दे दिए तो हम a b c के मान जरूर निकालेंगे। तो a बराबर 3, b बराबर -12 और c बराबर इधर से लिखेंगे 2m। अब देखो एक बात क्या कहा है, चूंकि कहा है मूल बराबर है, जब भी मूल बराबर ये वो यानी असमान है, वास्तविक है, ऐसा कह रहे तो हमें a b c के मान ज़रूर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मान हमने निकाल लिया। तो अब क्या करते हैं, तो जब ए बी सी के मान निकालें तो मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने का एक प्रतिबंध होता है। वो प्रतिबंध क्या होता है, चूँकि मूल बराबर है इस, ठीक है ना, तो ये चीज़ हम लिखेंगे भाई, चूँकि मूल बराबर है, ठीक, इसलिए विविध कर यानी डी होता है, डी बराबर होता है b² - 4ac = 0। तो अब क्या है, अब जो मान है ना ए बी सी के, वो बस इसमें रख देना है। तो मान हम रख देते हैं, b का मान कितना है, -12 का होल स्क्वायर, -4 सूत्र वाले, a का मान कितना है 3, तो गुणा में 3 इंटू c का मान कितना है 2m बराबर 0, ठीक है ना। तो 12 का वर्ग कितना होता है 144, -4 3 12 दूना 24m बराबर 0। तो यहाँ से -24m बराबर आ जाएगा -144, 144 को ले आए ना, तो माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से m बराबर कितना आ जाएगा 144/24, 24 से कम 24, 24 छक्का 144, तो यहाँ से m बराबर आ गया 6, और यही m ही हमें ज्ञात करना था, जो कि आ गया आंसर, ठीक। तो अगला जो सवाल है वो दे रखे हैं, कह रहा cos² 67 - sin² 23 का मान है, ठीक है, ये सवाल है। तो हमने लिखा, सवाल लिख लेना है, और मान पूछा है ना, तो अब क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को बदल लो, cos 90 - थीटा यानी 90 - थीटा में बदल लो मिला करके। तो हम cos² 67 माइनस साइन को बदले लेते हैं, तो साइन को बदलने के लिए लिखते हैं साइन, इसको यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा रखो, 90 माइनस कितना घटा देंगे 23 की आ जाए, तो 67 लेस कर दो, तो इतना ही बचेगा, ठीक है। तो ये हमने साइन स्क्वायर 90 माइनस 67 लिखा, क्योंकि 90 में 67 घटाओ तो 23 ही बचता है, ठीक। अब एक देखो एक सूत्र होता है, चूंकि है ना, सूत्र क्या होता है, या साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, ये तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस 67 क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर 67, तो कास स्क्वायर 67 से कास स्क्वायर 67 कट गए, तो बराबर आंसर कितना आ गया 0, यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो अब अगला नंबर, अब देखते हैं जो अगला सवाल है। अगला सवाल जो क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी, क्या कहा है, आधार की लंबाई 14, ये 14 है, ठीक है, और ये 7, ठीक। तो क्या कहा, त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2
आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना, ये सूत्र होता है। तो रख दो मान 1/2, आधार का मान कितना है 14 इंटू ऊंचाई कितनी है 7, तो 2 कम 2, 2 सत्ते 14, तो ये 7 गुणा 7 तो बराबर 49। और क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग होती है, तो हम लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब अगला नंबर तो अगला जो सवाल है वो क्या कहा है, कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हम प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक लिखेंगे, है ना। तो प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है पूरे पूरे अंक, ठीक है। तो प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक क्या होंगे, तो पहला तो एक, जीरो को पूर्णांक में नहीं गिनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ना उसको भाज्य ना यहाँ पर अभाज्य की बात की, एक को भी नहीं गिनेंगे, ठीक है। गिनेंगे तो हम वो 2 को, 2 कामा 3 कामा 5 कामा 7 कामा 11, फिर 13, 13 के बाद 17, 19 और ये 23, गिनो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कामा ये 29। एक बात चेक कर लो, तो ठीक है ये इतना हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, माध्यिका पूछा है ना, तो अब देख रहे हैं ना पदों की संख्या, यानी n बराबर कितना होगा 10 की बात कही है, तो ये कितना है सम है, सम है ना। तो जब पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका बराबर सूत्र ये होता है, माध्यिका बराबर 1/2, ठीक है, n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, ये माध्यिका बराबर सूत्र होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में रख देंगे मान, तो 1/2 n का मान कितना है 10, तो 10/2 वां पद, ये हर बार लिखना पड़ेगा हिंदी, प्लस 10/2 + 1 वां पद, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 वां, यानी ये 5वां पद प्लस 6वां पद, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे हम 5वां पद कितना मान है, 1 2 3 4 5, 5वां 11 है, तो 1/2 11 प्लस 6वां आ रहा है 13, 13, ठीक। तो 1/2 11 और 13 कितना हो जाएगा 24, 24 को 2 से काट दो तो ये आ गया 12, तो ये 12 जो है ना वो आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। अब तीसरा जो सवाल है वो उसका प्रत्येक सवाल 2 अंक का होगा। तो तीसरे का जो है वो कह रहा है संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है ना। तो अभाज्य जो संख्या पहले वो हम लिख लेते हैं 26, 26 और कितना है 91, 91। अब देखो ये दो सम संख्या 2 से कटेगी, 2 कम 2, 2 3 अच्छा, अब ये 13 से ही कटेगा, 13 कम 13 91। ये पहला तो 7 से काट लेते हैं, 7 कम 7 और 7 त्रिका 21, फिर 13 से ही कटेगा, 13 कम 13। तो इधर से हमने क्या लिखा, हम लिखेंगे 26, जो 26 है ना 26 के गुणनखंड क्या बने 2 और 13, तो 2 गुणा 13, ठीक। और 91 के क्या बने, 91 के बने 7 गुणा 13। तो सबसे पहला काम है, चलो HCF निकाल लेते हैं। HCF यानी HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF बराबर क्या होगा, दो जो चीज़ दोनों में मिल रही है वो HCF होगा, ठीक है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों मिल रहा है 13, तो 13 हो जाएगा।
HCF। ठीक, अब LCM, जो LCM होगा वो देखेंगे, जो चीज़ दोनों मिल रहे हो ज़्यादा बार वो भी लिखेंगे, जो ना मिल रहा वो भी लिखो। तो पहले तो 13 है, फिर 2 नहीं मिल रहा है 2 लिख लो, फिर 7 नहीं मिल रहा तो 7 भी लिख लो। तो इनका आप करा लेते हैं गुणा। ठीक है, तो 13 दूना 26 इंटू 7, तो 7 छंग 42 की, 2 7 चौक 28, नहीं 7 दूना 14, 14 4 18, 182। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हल करते हैं प्रश्न संख्या 3 का खा। 3 का खा कह रहा है p के किन मानों के लिए समीकरणों की जोड़ी 4x + py + 8 = 0 और दूसरा 2x + 2y + 2 = 0 का एक अद्वितीय हल है। यानी एक अद्वितीय हल है, ये समीकरण दिए हैं। समीकरण है पहला 4x + py + का 8 = 0, ये समीकरण पहला है। और दूसरा हमें दे रखे हैं ओह माय गॉड 2x + 2y + 2 = 0, ये दूसरा है। अब जब भी कह रहे एक अद्वितीय हल है, अनेक हल है, या इस प्रकार से कोई भी हल है, तो उनके लिए हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान जरूर निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं a1 बराबर पहले समीकरण में होता है x का मान, तो 4, b1 बराबर पहले समीकरण का y का गुणांक, ठीक, तो यानी p, और c1 बराबर पहले समीकरण का अचर पद, ठीक, फिर a2 बराबर दूसरे समीकरण का x का गुणांक यानी 2 होगा, b2 बराबर पहले दूसरे समीकरण का y का गुणांक यानी 2 आ जाएगा, और c2 बराबर दूसरे समीकरण का अचर पद यानी 2 होगा। अब देखो चूंकि क्या का एक अद्वितीय हल है, तो ये हम यहाँ पर दिखाएंगे, चूंकि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, ठीक है ना, इसलिए इसकी एक कंडीशन बनेगी। कंडीशन वो क्या होगी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 जब एक अद्वितीय हल होता है तो उसके लिए कंडीशन ये बनती है हमारी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये होता है। तो सिंपल सा काम है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो a1 का मान है 4 और a2 का मान है 2 बराबर b1 का मान है p और इसका मान है 2 इज नॉट इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये मतलब क्या आ गया, p इज नॉट इक्वल टू 4, ये आ गया। तो इसका जो मतलब है वो हम आपको इसमें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें क्या कहा है, p इज नॉट इक्वल टू 4, इसलिए 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए दिए गए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। यानी p इज इक्वल टू 4 के लिए बाकी सभी के लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, बाकी तो होगा कोई भी मान होगा उसके लिए हल होगा। तो अगला नंबर हल कर। अब जो 3 का ग नंबर है वो क्या कह रहा है, चित्र में AD लंब BC सिद्ध कीजिए कि AB² + CD² बराबर BD² + AC², और ये चित्र दे दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। अब 3 का ग को चलिए हल करते हैं भाई। हल करने में हमें जो दिया है, तो जो चीज़ दी है, क्या दिया, AD लंब BC, और सिद्ध करना है हमें AB² + CD² बराबर BD² + AC², ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज ले रहे हैं, ये जो ADB, ठीक है, त्रिभुज ADB में क्या लगाते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग। तो देखो ADB ले रहे हैं, तो इसमें AB कर्ण होगा ना, तो AB² बराबर लंब का वर्ग, लंब क्या होगा AD² प्लस आधार क्या होगा BD²। अब सिद्ध करने में देखो हमें AD तो कहीं लाना ही नहीं है,
तो है ना, तो AD का ही मान निकाल लो यहाँ से। तो AD स्क्वायर बराबर, तो BD इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। इसको कह देते हैं समीकरण 1। अब त्रिभुज ले लो ADC, त्रिभुज ADC में क्या करते हैं, इसमें भी यही पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें भी यही पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण की भुजा क्या AC है, तो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो यहाँ से AD का कोई ज़रूरत नहीं, तो AD का मान यहाँ से भी निकाल लो। AD स्क्वायर बराबर आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से देख लो। अब क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को करा देते हैं बराबर, चूँकि AD के ही बराबर है। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर या CD स्क्वायर, कुछ भी लिख लो, CD लिखा है ना। तो अब क्या करो, ये जो AC है DC, इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस DC को हम CD स्क्वायर लिख सकते। अब इधर माइनस का तो इधर हो जाएगा प्लस का, और इधर से बराबर AC स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का BD स्क्वायर। और यही तो हमें प्रूव करना था, जो कि हो गया प्रूव्ड। ठीक, तो अब अगला नंबर सवाल देखेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 3 का घा। 3 का घा क्या करा है, एक घन का आयतन 1331 घन सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो हमें घन का आयतन दे रखे हैं, है ना। तो घन का आयतन बराबर दे रखे हैं 1331 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और हमसे पूछा क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें भुजा पता होना चाहिए। तो भुजा तो पता है नहीं है, तो मान लेते हैं, माना घन की भुजा बराबर A। ठीक है ना, घन की भुजा A मान ली। तो अब घन का आयतन पता है तो लगा दो। तब घन का आयतन बराबर क्या होता है, सूत्र A क्यूब। तो घन का आयतन कितना दे रहे हैं, 1331 बराबर A क्यूब। तो A क्यूब यहाँ से घनमूल ले लो, तो A बराबर आ जाएगा 11। A बराबर 11 आ गया। ठीक, यानी A का 11 आ गया। तो क्या कहा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगा दो। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, 6A स्क्वायर। तो देखो 6 इंटू A का मान कितना है, 11। तो 11 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 1 to 1। ठीक, 11 का वर्ग होता है 1 to 1, तो इसमें करा दो गुणा। तो जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 726। और जो पृष्ठ की इकाई होती है वो होती है वर्ग इकाई। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही इस सवाल का हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो अगले सवाल होंगे वो अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।